बहरूपिया शेर बना जंगल का राजा। जंगल में अफरा तफरी मची थी। सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए बस भागते चले जा रहे थे। अरे भागो रे भागो, वो हम सभी को मार डालेगा। अरे क्या हुआ, तुम सभी क्यों भागे जा रहे हो? अरे बुद्धू शेर, जल्दी से भाग, हमारे जंगल में खूंखार शेर आ गया है और वो जानवरों को मार रहा है। क्या सच में? उई माँ, मैं जल्दी से जाकर छुप जाता हूँ, कहीं वो मुझे ही ना मार डाले। हाँ हाँ, जाकर छुप जा, तू यही कर सकता है, निखट्टू कहीं का। रुद्र शेर जल्दी से दौड़कर जाकर छिप जाता है और उधर प्रणव सिंह जंगल में पहुंच जाता है और वह राजगद्दी को खाली पाकर जल्दी से उस जंगल पर कब्जा जमा लेता है और सभी जंगल वासियों से बोलता है, सुनो जंगल वासियों, आज से ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सभी मेरा हुक्म मानोगे। सभी जानवर प्रणव सिंह की आवाज को सुनते हैं, लेकिन कोई भी अपनी अपनी गुफाओं से बाहर नहीं निकलता है। अगली सुबह होती है और प्रणव शेर जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसके सामने से रुद्र शेर गुजरता है। उसे देखकर प्रणव सोचता है, अरे इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई शेर है, फिर ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? चलो इसका पीछा करता हूँ और इसे जाकर देखता हूँ। अब प्रणव रुद्र का पीछा करता है और जैसे ही रुद्र को आभास होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो वहाँ से बिजली से भी तेज दौड़कर भाग निकलता है और एक गुफा के अंदर आता है। अरे भाई, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना आज तो वो मुझे मार ही डालता। रुद्र शेर एक बहुत ही डरपोक शेर था। वो तो अक्सर जंगल के जानवरों से भी डर कर भाग जाता था और आज तो उसने एक खट्टा खट्टा शेर अपने पीछे आता हुआ देख लिया था। शाम हो जाती है और रुद्र उसी गुफा में छिपा रहता है। रात होती है और उस गुफा के अंदर से एक रोशनी आने लगती है। रुद्र शेर उस रोशनी को देखकर भी डर जाता है और देखते ही देखते वहां 3 रंगीन ताज प्रकट होते हैं। उन रंगीन ताज को देखकर रुद्र सोचता है, अरे वाह, मुझे तो लगता है ये गुफा जादुई गुफा है। मैं जल्दी से इन जादुई ताज को उठा लेता हूँ, फिर मैं जंगल में ताकतवर बनकर जाऊंगा। अब जैसे ही रुद्र शेर उन जादुई ताज को लेने आगे बढ़ता है, तो उसका रंग उस ताज के जैसा ही बन जाता है, लेकिन उन जादुई ताज को रुद्र हिला भी नहीं पाता है। अगली सुबह होती है और रुद्र शेर जंगल में जाता है। जंगल के जानवर जैसे ही उसे देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारे जंगल में कुदरत मेहरबान हुई है और भगवान ने उनके लिए शेर देवता को भेजा है। अब सभी जंगलवासी रुद्र शेर के सामने सर झुकाने लगते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। ये सब देखकर रुद्र खुश हो जाता है और वह उस जंगल के राजा प्रणव सिंह शेर की गुफा के पास से गुजरता है। सिंह शेर जब रंगीन शेर को देखता है तो वह भी उसे कुदरत का करिश्मा समझता है और वह भी उसके सामने आकर सिर झुकाता है और बोलता है, क्षमा करे शेर देवता और हुक्म करे, मैं आपकी क्या खातिर कर सकता हूँ। अब रुद्र शेर के मन में लालच आता है और वह बोलता है, मेरे लिए ढेर सारे खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। अब सिंह शेर जल्दी से उसके लिए खाना लेकर आता है और रुद्र को खाना खिलाता है। दिन बीतते हैं और रुद्र अब पहले से भी ज्यादा आलसी बन जाता है और वह एक दिन राजगद्दी पर खड़ा होकर बोलता है, सुनो जंगलवासियों, मैं चाहता हूँ कि हर रोज मेरे बिना आदेश किए एक जंगल का जानवर खाने का इंतजाम करे, जिससे मैं पेट भर भोजन कर सकूं। सभी जानवर रुद्र की बात को सर आंखों पर समझते हैं और हर रोज जंगल का एक जानवर उसके लिए खाना लेकर आता है। लेकिन जो कोई भी जानवर उसके लिए खाना लेकर आता है तो रुद्र उसे भी अपना चारा समझकर खा जाता है। अब हर रोज रुद्र यही सब करता है और उसके जुल्मों की भी हद हो जाती है। दिन बीतते हैं और रुद्र फिर से जंगल में एक सभा का आयोजन करता है और सभी जानवरों के साथ सिंह शेर भी उस सभा का हिस्सा बनता है। अब जैसे ही रुद्र अपना आदेश जंगल के जानवरों को सुनाने लगता है
तो जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और एक जोर की बिजली जंगल में कड़कती है, जो कि रुद्र के इस बहुरूपी रंग को भी ले जाती है। अब रुद्र अपने असली रूप में आ जाता है। जंगल के सभी जानवर जब ये सब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और सिंह शेर रुद्र को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और भागते भागते वह रुद्र को मार डालता है और यहीं पर रुद्र की चालाकी का किस्सा भी खत्म हो जाता है। प्रणव सिंह जंगल में वापस आता है और सभी जानवर प्रणव सिंह को फिर से राजा स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रणव शेर ने आज तक जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सिर्फ इस जंगल की राजगद्दी को संभालने आया था, न कि जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाने। अब जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है और रुद्र का अंत होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना हमसे वो सब भी छिन जाता है जो कभी हमारा था। जैसे कि रुद्र के साथ हुआ, शक्ति आने के बाद वो अपने आप को भगवान समझने लगा और उसकी चालाकियों के चलते उससे उसका जीवन भी छिन गया। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। मेरा अतीत तुम क्यों जानना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि मेरे अतीत के बारे में किसी को भी पता चले। मुझे जानना है। मैं जब भी जंगल में जाती हूँ तो मुझे लगता है जंगल के सभी जानवर मुझे शक की निगाहों से देखते हैं और कितने ही जानवर तो बातें भी बनाते हैं। तो तुम करने दो उन्हें बातें, उससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मुझे तुम्हारा सच जानना है, वरना मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, मैं बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे साथ ही हमारे परिवार में मेरे एक और भाई का जन्म हुआ था। हम सब बहुत खुश थे और मेरी माँ के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर एक नहीं बल्कि दो बेटों ने जन्म लिया है। मैं चाहती हूँ मैं इस खुशी को जंगल के सभी जानवरों के साथ बांटूं। मंत्री चीते, तुम जंगल में जाओ और सभी जंगल वासियों को जाकर खबर करो कि आज शाम का खाना रानी शेरनी की हवेली पर होगा। चीता जल्दी से दौड़कर जंगल में जाता है और सभी जंगल वासियों को दावत का पैगाम देकर वापस आता है। शाम होने तक सभी जंगलवासी वहां पहुंच जाते हैं और सभी जानवर मिलकर पेट भर भोजन करते हैं। उसी रात जब सभी जंगलवासी शेरनी की हवेली पर थे तो उस जंगल में पास के जंगल के बाघ घुस आते हैं। वह सभी बाघ लुटेरे थे और वो बोलते हैं, वाह भाई, इस जंगल से तो एक अलग ही खुशबू आ रही है। मुझे लगता है हमें यहाँ से बहुत ज्यादा माल मिलने वाला है। मैं जानता हूँ वो माल कहाँ मिलेगा। तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ। अब उन सभी बाघों की सेना का सरदार भानु प्रताप अपनी सेना को लेकर शेरनी की गुफा की ओर बढ़ता है और वहां पहुंचकर वह शेरनी के घर में एक जश्न का माहौल देखता है और उसके यहाँ 2 खूबसूरत बेटे भी देखता है। हा, मिल गया शिकार। अब इस शेरनी का खजाना हड़पने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब भानु प्रताप अपने सिपाहियों से कुछ बोलता है और वो सभी सिपाही चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और शेरनी के पास एक बूढ़ा बाघ आकर बोलता है, रानी शेरनी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरे पास ऐसा कोई काम भी नहीं है जो मैं कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूं और अगर आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं रानी शेरनी जी। अरे बाघ बाबा, आपकी मदद करने का तो मेरा हक है और आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए आप मुझसे बेझिझक ले जाया करें और आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए भी खाने का इंतजाम करती हूँ। अब रानी शेरनी बाघ को खाना खिलाती है और बाघ बोलता है, शुक्रिया शेरनी जी, आपने मेरी मदद की। आपका बहुत शुक्रिया शेरनी जी। अब बाघ हर रोज शेरनी की गुफा पर आता है और उसके एक छोटे मोटे काम करके वहां से चला जाता है। दिन बीतते हैं और शार्दुल और सिकंदर भी बड़े हो जाते हैं और वो भी जंगल में जाने की जिद करने लगते हैं।
शेरनी हर रोज उन्हें जंगल घुमाने नहीं ले जा सकती थी और वह बाघ से बोलती है, बाघ बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों को जंगल घुमा कर ले आया करें। जंगल में मैं किसी भी जानवर पर इतना यकीन नहीं कर सकती। आप इतने दिन से मेरी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, इसीलिए मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे बेटों को अपने बेटे की तरह ही समझेंगे। अरे बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? अब बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप हर रोज शार्दुल और सिकंदर को जंगल घुमा कर ले आया कीजिए। ये दोनों जंगल जाने की जिद करते हैं और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं इन दोनों को हर रोज जंगल ले जाया करूं। अरे बेटा, ज़रूर, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकता? अब बाघ हर रोज शार्दुल और सिकंदर को घुमाने जंगल में ले जाने लगता है और हर दिन उन दोनों भाइयों का रवैया भी चेंज होने लगता है। जैसे वो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ये सब देखकर शेरनी हैरान होती है, लेकिन वो फिर भी अनदेखा कर देती है और बाघ अपनी ड्यूटी पूरे मन से निभाता है। लेकिन दिन बीतने के साथ उन दोनों भाइयों की नफरत भी बढ़ती ही जाती है और अब वो दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक दिन शेरनी अपने दोनों बेटों को बुलाती है और उनसे एक दूसरे से दूर रहने का कारण पूछती है। सिकंदर, शार्दुल, तुम दोनों को क्या होता जा रहा है? तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हो। मैंने देखा है तुम कभी जंगल में भी एक साथ नहीं घूमते हो। शार्दुल कुछ बोलने ही वाला था, तभी वहाँ बाघ बाबा आते हैं और बाघ बोलता है, अरे महारानी शेरनी जी, आप तो बिला वजह ही परेशान रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये बड़े होते जा रहे हैं, इसीलिए इनके रहन सहन में भी तब्दीली आ रही है। आप परेशान ना हो। शेरनी बाघ बाबा की बातों पर यकीन कर लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी शार्दुल भी वहाँ से चला जाता है। ये शार्दुल जरूर तुम्हारी आज कुछ ना कुछ शिकायत करने वाला था। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम कब तक उसके साथ रहोगे? जल्दी से जो कुछ मैंने बोला है वो करो और इस जंगल की राजगद्दी संभालो। हाँ बाघ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द वो सब करना ही होगा। अगली सुबह होती है और शेरनी भी जंगल में टहल रही होती है। तभी सिकंदर शेर की लाश ऊपर से जमीन पर गिरती है। अपने बेटे की लाश एकदम से अपने सामने देखकर शेरनी तो जैसे पागल हो जाती है और वो जैसे ही ऊपर देखती है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये सब देखकर जंगल के सभी जानवरों की भीड़ भी वहाँ इकट्ठी हो जाती है और वह सब हैरान थे कि आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी सिकंदर शेर भी वहाँ आता है और अपने भाई की लाश को अपने सामने देखकर वह भी डर जाता है। अब शेरनी सभी जंगल वासियों को शक की नज़र से देखती है, लेकिन इतना बड़ा काम वो छोटे मोटे जानवर नहीं कर सकते थे। अब शेरनी का पूरा परिवार बिखर जाता है और उसे हर कोई जानवर अपने बेटे का कातिल नजर आता है। इधर शार्दुल बहुत परेशान था और वह एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ सोच रहा था, ये सब मैंने क्या कर दिया? मुझे बाघ बाबा की बातें नहीं माननी चाहिए थी। मैंने अपने भाई को मार डाला। मुझे माँ को सब सच बताना होगा। अरे बेटा, तुम कहाँ चले? बाघ बाबा, मैंने बहुत गलत किया है। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं माँ को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपने ही भाई को मार डाला है। ये गलती मत करना बेटा। अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो तुम्हें भी मार डालेगी। ये तो तुम जानते हो ना। वो तो वैसे भी सिकंदर से ज़्यादा प्यार करती है। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन वो मुझे भी प्यार करती है। अब शार्दुल जल्दी से दौड़कर वहाँ से चला जाता है और बाघ समझता है कि मैंने उसे डरा दिया। वो कभी अपनी माँ को सच नहीं बताएगा। लेकिन शार्दुल अपनी माँ के पास जाकर सारा सच बता देता है। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। माँ,
अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? माँ, माँ, मैंने ही सिकंदर भाई को पहाड़ी से नीचे गिराया था और तब से अब तक मुझे सुकून नहीं मिल पाया। लेकिन ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे बाघ बाबा ने करवाया है। वो हर रोज मुझे सिकंदर भाई को मारने का बोलते थे। जिस दिन से हम उनके साथ जंगल घूमने गए हैं, वो उसी दिन से हमें एक दूसरे से दूर करते आए हैं। बेटा शार्दुल, तुम इस सिकंदर के साथ क्यों खेलते हो? तुम इससे कितने ज्यादा खूबसूरत हो, और ये सिकंदर, इसके साथ मत खेला करो। तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ सिकंदर से ज्यादा प्यार करती है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जंगल की राज गद्दी भी उसे ही सौंपेगी। मैं तो कहता हूँ तुम सिकंदर को पहाड़ी से नीचे गिरा दो। इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा और ये सिकंदर बेमौत मारा जाएगा। फिर तुम अपनी माँ के अकेले वारिस बचोगे और इस जंगल की राज गद्दी भी तुम्हें ही मिलेगी। क्या इस बाघ बाबा ने ये हमारे खिलाफ साजिश रची? मैं उसे आज ही मार डालूंगी। शेरनी गुस्से में वहां से जाने लगती है कि तभी बाघ बाबा अपने कई सारे सिपाही लेकर वहां आ जाता है। ये वही सिपाही हैं जो कुछ दिनों पहले सिकंदर और शार्दुल के जन्म के वक्त शेरनी के खजाने को लूटने के लिए आए थे। अब बाघ बाबा भी अपने असली रूप में आता है और अपने ऊपर से वो रंग निकाल देता है। ये सब देखकर शेरनी हैरान हो जाती है। कौन हो तुम, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। शेरनी, वैसे तो मैं तुम्हें कब का मार डालता, लेकिन मुझे तुम्हारे सभी खजानों का राज भी तो जानना था। इसीलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि मैं तुम्हारे ही घर में घुसकर तुम्हारे सारे राज पता करूंगा और तुम्हें शिकस्त दूंगा। दरअसल ये सब उस बाघ की साजिश थी। उस दिन उन सभी ने मिलकर ये साजिश रची थी। सुनो मेरी बात गौर से। पहले मैं शेरनी के सभी खजानों का राज इसी के बीच में रहकर जानूंगा और इसे बर्बाद कर दूंगा। इससे हमें इसका सारा खजाना पाने में आसानी होगी। तब तक तुम सभी इस जंगल से जाओ, और जब मैं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने आप लेने आऊंगा। फिर हम सभी मिलकर इस शेरनी का खजाना लूटेंगे। और देखो, आज मैं अपनी सेना के साथ आ गया। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब वो सभी बाघ मिलकर रानी शेरनी को मार डालते हैं। अब बेटा सिकंदर, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार डालेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम ताकतवर बनकर यहाँ आओ और इन जालिमों से अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लो। बेटा प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ बेटा यहाँ से। अपनी माँ के ऐसा कहने पर मैं वहाँ से भाग आया था, और उस जालिम बाघ ने मेरी माँ को मारकर सारे सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि मैं अपने परिवार पर हुए जुल्मों का बदला उससे जरूर लूंगा और उससे अपने सभी पापों का हिसाब देना होगा। क्या तुम इस सब में मेरा साथ दोगी? एक तुम ही हो जिस पर मुझे भरोसा है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। और आज 10 साल बाद सिकंदर शेर इतना ताकतवर बन चुका था कि वो अपने परिवार पर हुए जुल्मों का बदला ले सके। इसीलिए वो एक दिन सुमित्रा शेरनी और अपने सभी शेर दोस्तों के साथ मिलकर भानु प्रताप के ठिकाने पर हमला बोल देते हैं और वो एक एक करके उन सभी को मार डालते हैं और फिर से अपना खोया हुआ राज सिंहासन पा लेते हैं। लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उसे राजा मानना नहीं चाह रहा था। उन सभी को उसके अंदर एक खूनी शार्दुल दिखाई देता था। अब शार्दुल शेर सभी जंगल वासियों को इकट्ठा करता है और उन सभी से माफी मांगता है और उन्हें भानु प्रताप बाघ की गुमराही का सच भी बताता है। जंगल के सभी जानवर भी भानु प्रताप की सच्चाई जानकर दंग रह जाते हैं और आज से वो सभी शार्दुल को उसकी माँ की खोई हुई राजगद्दी भी सौंप देते हैं और जंगल में फिर से सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कैसे एक महान सफेद शेर और उसकी सेना ने गुजार दिए बाघ के कैद में 25 साल, और आज 25 साल बाद बद्री बाघ सफेद शेर को कैद से आजाद होने का एक मौका देता है और उससे बोलता है, ओए सफेद शेर, अगर तू चाहता है कि तू इस कैद से आजाद हो तो आज तुझे मेरे सामने इस गाय के पूरे परिवार को खत्म करना होगा, तब मैं तुझे इस कैद से आजाद कर दूंगा। बोलो, है मंजूर?
बद्री बाघ की बात सुनकर सफेद शेर बोलता है, नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैंने जैसे 25 साल इस कैद में गुजार दिए, और भी 25 साल मैं इस कैद में ही गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर को तेरी तरह नहीं मार सकता। रघु शेर की बात सुनकर बाघ गुस्से में आ जाता है और वह सफेद शेर को खूब मरवाता है और फिर से उसी कैद में बंद करवा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बाघ ने सफेद शेर और उसकी सेना को 25 साल से कैद में रखा हुआ है? चलिए जानते हैं। आज से 25 साल पहले रघु शेर सुंदरवन जंगल का राजा था। रघु शेर जंगल में अपने सिपाहियों के साथ खुशी खुशी रहता था और अपने जंगल की खूब देखभाल किया करता था। उसी जंगल में बद्री बाघ भी रहा करता था। बद्री बाघ बहुत ही खतरनाक और खूनी बाघ था। वह आए दिन जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था और जंगल के जानवरों पर खूब रौब चलाता था और उनसे अपने सभी काम कराया करता था। ओए गाय, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं। गाय बेचारी डर डर में बाघ के सभी काम करती है और वहां से तेजी से दौड़ती हुई निकलती है। जब गाय रास्ते में तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी तो उधर से रघु शेर आ जाता है और वह जब गाय को इतना परेशान देखता है तो बोलता है, अरे गाय बहन, आखिर क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गाय बेचारी डरते डरती रघु शेर को सारी बात बताती है। रघु जब बद्री बाघ की चालाकी देखता है तो वह सीधा उसके पास पहुंचता है और उससे बोलता है, अरे बाघ भाई, ये सब क्या है? आखिर तुम जंगल के जानवरों को क्यों परेशान करते हो? सफेद शेर को देखकर बाघ बोलता है, अरे नहीं नहीं महाराज, मैं कहाँ जानवरों को परेशान करता हूँ। वो तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने गाय बहन से थोड़ा काम करा लिया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूँगा महाराज। बद्री बाघ की बातें सुनकर सफेद शेर वहां से चला जाता है और बाघ अपने मन में सफेद शेर के लिए भी दुश्मनी पाल लेता है और वह रात होने पर गाय का पीछा करता है और उस गाय को जान से मार डालता है। सुबह होने पर जब रघु शेर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में निकलता है तो वह गाय को मरा हुआ पाता है। अरे ये तो वही गाय है जो मुझे कल परेशान मिली थी। आज इस बेचारी को किसने मार दिया? तब उसे गाय की दोस्त हिरन सारी बात बताती है। महाराज, गाय बहन को बद्री बाघ ने मारा है। कल उसने जो आपसे शिकायत की थी तभी से ही बद्री गाय को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था और रात में उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। वो हमेशा ऐसा ही करता है, हम सभी जानवरों को वो ऐसे ही परेशान करता है। रघु शेर यह सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत ही बद्री की गुफा पर पहुंचता है। बद्री, तुमने अच्छा नहीं किया उस गाय को मारकर। तुम आज इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रघु शेर को गुस्से में देखकर बद्री वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन वह अपने साथ बाघों की सेना को लेकर जंगल में वापस आता है। लेकिन अगले दिन और वह सफेद शेर के सिपाहियों को एक एक करके कैद कर लेता है। अब बद्री बाघ सफेद शेर के पास पैगाम भिजवाता है और उसका एक सिपाही सफेद शेर के पास पहुंचता है। रघु शेर महाराज, बद्री ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि आपके सिपाही बद्री की कैद में है। अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहे तो जल्दी से बद्री के पास पहुंच जाओ और अपने सिपाहियों को आजाद करा लो। रघु शेर बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से दौड़कर बद्री के पास पहुंचता है और वहां जाकर वह सभी सिपाहियों को बद्री की कैद में पाता है। लेकिन इतना तक सफेद शेर कुछ करता, बद्री की सेना सफेद शेर को भी कैद कर लेती है। सफेद शेर, अब तुम्हारा और तुम्हारे जंगल का क्या होगा? अब इस जंगल पर मैं राज करूंगा और तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। अब देखो मेरा कहर।
तब से अब तक बद्री बाघ ने सफेद शेर और उसकी सेना को कैद किया हुआ है और वो हर रोज सफेद शेर के सामने जंगल के जानवरों पर जुल्म करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता है। एक दिन बद्री किसी काम से दूसरे जंगल चला जाता है। तब केवल बद्री के सिपाही ही उसकी गुफा पर होते हैं और वो सभी खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तब सफेद शेर उनसे बोलता है, सिपाहियों, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम सभी आसमानों की सैर कर सकोगे और तुम सभी मेरे जैसे दूध के जैसे बन जाओगे। कुछ सालों पहले मेरा भी रंग इन सभी बद्दे सिपाहियों जैसा ही था, लेकिन जब से मुझे उस शक्ति का आभास हुआ है, मैं किसी भी जानवर को एक बहुत ही उम्दा रंग दे सकता हूँ और उसे आसमानों की सैर भी करा सकता हूँ। रघु शेर की बात सुनकर सभी मानव बाघ और बाघ लालच में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अच्छा ये बात है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम मुझे थोड़ी देर के लिए इस कैद से आज़ाद कर दो और मेरे सिपाहियों को भी। फिर हम सभी मिलकर तुम्हें आसमानों की सैर कराएंगे। उसके बाद तुम हमें फिर से बद्री के आने से पहले इसके अंदर कैद कर देना। रघु शेर की बात उन सभी बाघों को अच्छी लगती है और वो सभी शेर और उसके सिपाहियों को आज़ाद कर देते हैं। वो बेचारे रघु शेर की चालाकी नहीं जान पाए थे, उन्हें तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। सफेद शेर और उसकी सेना आज़ाद होते साथ ही उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी सिपाहियों को कैद कर लेते हैं। अगली सुबह होने पर जब बद्री जंगल में आता है तो जंगल में सब उल्टा हुआ पाता है। वो ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब रघु बोलता है, अरे बद्री मेरे दोस्त, अगर तुम इन सिपाहियों को दूसरे जंगल से इकट्ठा करके ला ही रहे थे तो इन्हें हमारे बारे में कुछ बता तो देते। मैंने एक वार किया और ये सब मेरी बातों में आ गए। हा 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 हा, और अब तुम्हारी बारी है। रघु की बात सुनकर बद्री बाघ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और सफेद शेर के सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं और वह सभी उसे भी कैद कर लेते हैं। बद्री बाघ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। उससे तुम क्या जान पाओगे कि 25 साल कैद में रहना कैसा होता है। 25 साल में तुमने हमें एक मौका दिया और मैंने उसे खाली नहीं जाने दिया। अब तुम भी यहीं मरो। जंगल के सभी जानवर सफेद शेर राजा को कैद से आजाद देखकर बहुत खुश होते हैं और वह सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बद्री और उसके सिपाही कैद में ही मर जाते हैं और जंगल में फिर से खुशहाली आ जाती है। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।